Good morning students. In the last video we have discussed about the physisorption and chemisorption और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, आइसोथर्म मतलब हम जो भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन दी कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, आइसोथर्म मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्जॉर्ब्ड बाय द एब्जॉर्बेंट एंड द इक्विलिब्रियम गैस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किस पे रिलेशन बता रहा है ये, प्रेशर पे और किस पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड पे। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड होता है और प्रेशर पे एक रिलेशनशिप बताता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। सो जो x बाई एम है वो बताता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि कितना एड्जॉर्प्शन हुआ है वो हमको किससे पता चलता है, x बाई एम से। यहाँ पर x क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बिट है और m है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो ये जो टर्म है वो हमको बताएगा कितना अमाउंट ऑफ जो एड्जॉर्बिट है वो एड्जॉर्ब्ड हुआ है। ठीक है, तो हम अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे प्रेशर और x बाई एम पे। ठीक है, तो जैसे इससे पहले भी वाले वीडियो में मैंने ड्रॉ किया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे आप क्या बढ़ाते जाओगे, प्रेशर बढ़ाते जाओगे, क्या होगा, एड्जॉर्प्शन बढ़ते जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फिर एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा। अब एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर, PS से शो करते हैं और इसको बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, एड्जॉर्प्शन कम होते जाता है। तो सपोज़ ये जो है ये ग्राफ शो कर रहा है 244 केल्विन पे। ठीक है, तो 240 केल्विन पे जो हमारा मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन है वो ये है। उसके बाद क्या है, एड्जॉर्प्शन देखो, पहले प्रेशर बढ़ रहा है तो एड्जॉर्प्शन बढ़ते जा रहा है, एक टाइम ऐसा है कि एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो गया है। ठीक, पर अगर हम यही ग्राफ ड्रॉ करेंगे 273 केल्विन पे, मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा, अब ज़्यादा नहीं होगा एड्जॉर्प्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्जॉर्प्शन 244 केल्विन में ज़्यादा था, 273 केल्विन में कम था। ठीक है, अब आप टेम्परेचर कम किए तो टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो ये जो है सपोज 193 केल्विन पे है। ठीक है, या 195 जो भी लिख लो। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन क्या हो गया, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ गया। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू है। सो टेम्परेचर कम किए तो एड्जॉर्प्शन बढ़ गया है, यहाँ ग्राफ से पता चल रहा है, और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो एड्जॉर्प्शन कम हुआ है। सो इस तरीके से ये आइसोथर्म्स है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म अलग अलग टेम्परेचर पे हमने लिया है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो एड्जॉर्प्शन कम है, टेम्परेचर कम है तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा है। तो हमने ये पहले पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, एड्जॉर्प्शन जो है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इट डिक्रीजेस। तो यहाँ इस ग्राफ से शो हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एड्जॉर्प्शन कम हो रहा है, पहले इतना एड्जॉर्प्शन था फिर इतना फिर इतना, तो टेम्परेचर कम बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर देखो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम होते जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है इसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। टेम्परेचर कांस्टेंट है और हम प्रेशर पे और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो दिस इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फिर एक साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट उनका नाम था फ्रिडलिच। उन्होंने क्या किया, इसको स्टडी की और उन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया बिटवीन दी प्रेशर एंड दी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, x बाई एम और प्रेशर पे उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो उन्होंने इस ग्राफ के स्टडी की और उसके बाद उन्होंने एक फार्मूला डिराइव किया। तो अगर मैं इस ग्राफ के स्टडी करूँ अच्छे से, है ना, ये मॉडर्न ABC में अच्छे से दिया हुआ है, आप जब नोट्स बनाएं तो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो लो, जैसे कि हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्रेशर को, ये लो प्रेशर है, ये मिड प्रेशर है और इधर हाई प्रेशर है। ये लो प्रेशर रीजन है, ये मिडिल वाला रीजन है और ये हाई प्रेशर रीजन है। ठीक है, तो जब प्रेशर लो रहता है ना, ये है हमारा प्रेशर और ये है x बाई एम। तो जब लो प्रेशर है, तो जब लो प्रेशर होता है ना, तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हैं x बाई एम भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो लो प्रेशर में क्या रिलेशन है, x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्रेशर। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी बढ़ते जा रहा है। क्लियर हुआ? प्रेशर बढ़ा रहे हैं, एड्जॉर्प्शन बढ़ते जा रहा है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? x बाई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और हमको क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है उस केस में। ठीक है, तो अगर मैं प्रपोर्शन के साइन को निकालूं तो ये होता है k इंटू पी, वेयर k इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो ये रिलेशनशिप मिल जाता है। पर हाई प्रेशर का रीज़न देखो, हाई प्रेशर में हमको कांस्टेंट मिलता है। सो अगर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर में मेरे को क्या मिल रहा है? एक कांस्टेंट मिल रहा है, उसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, एक कांस्टेंट मिल रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये लो प्रेशर की बात हो गई। हाई प्रेशर में क्या हो रहा है? हाई प्रेशर में x बाई एम क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, हाई प्रेशर में x बाई एम कांस्टेंट, x बाई एम चेंज नहीं हो रहा है, वहीं का वहीं है। यहाँ से यहाँ प्रेशर तो बढ़ा रहे हैं हम लोग, हाई प्रेशर है ना, इधर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, बट x बाई एम नहीं बढ़ रहा है, वो उतना का उतना है। तो हाई प्रेशर में x बाई एम कॉन्स्टेंट है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट को मैंने k लिख दिया और p टू द पावर 0 लिख दिया। यहाँ पर क्या है? p टू द पावर 1 है, यहाँ p टू द पावर 0 है। p टू द पावर 0 क्या होता है? 1 है ना, p टू द पावर 0 1 होता है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। तो हाई प्रेशर में क्या फॉलो होता है? x बाई एम इज इक्वल्स टू k इंटू पी टू द पावर 0। पर मिड प्रेशर में क्या? मिड जो है, मिडिल वाले उसमें क्या होता है? जब प्रेशर जो है ज़्यादा हाई नहीं होता, लो होता है, तो इंटरमीडिएट जो रेंज है उसमें क्या फॉलो होता है? x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p1 बाई एम, ये वाला रूल फॉलो करता है। जहाँ पर n की वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम 1। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो सकती है? n शुड बी ग्रेटर देन 1। सो n की वैल्यू होल नंबर हो सकती है और n शुड बी ग्रेटर देन 1, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकता, n शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये है रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं फ्रिडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फिर अब इस प्रोपोर्शन के साइन को हम इक्वल में लगाएंगे और k करेंगे। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फ्रिडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। ठीक है, और उसका रिलेशन कैसा होता है? यहाँ पर थोड़ा सा कर्व लाइन आता है। तो ये है फ्रिडलिच का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का रिलेशनशिप, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर पे। ठीक है, 1 बाई एन वेयर n शुड बी ग्रेटर देन 1, और n की वैल्यू कोई भी होल नंबर हो सकती है। ये n की वैल्यू डिपेंड करती है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के नेचर पे। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ n डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। क्लियर हुआ यहाँ से? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट डायग्राम आइसोथर्म का, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन है इसका अगर मैं लॉग लेती हूँ, ठीक है, दिस इज दी फ्रिडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो पहले लॉग लेना पड़ेगा मुझे। लॉग x बाई एम इज इक्वल्स टू लॉग k p टू द पावर बाई n। सो क्या लिख सकते हैं? लॉग k प्लस लॉग p टू द पावर 1 बाई n। ठीक है, तो ये एक रिलेशन मिला। अब इसको मैं ग्राफ प्लॉट करूँ। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो कैसे होगा? इसको मैं कंपेयर करती हूँ y इक्वल्स टू mx प्लस सी से। ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो y क्या हो गया? log x बाई एम। यहाँ पर c क्या है? log k है, n क्या है? स्लोप है, और x क्या है? log p है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो कैसे होगा? यहाँ पर होगा log p, यहाँ होगा log x बाई एम, और ये जो c है वो क्या बताता है कि y एक्सिस पे कितना इंटरसेक्शन होगा, तो log k है, तो यहाँ से log k। अब यहाँ पर देखो स्लोप कितना है? 1 बाई एन, और एक ही पॉजिटिव स्लोप है। इससे पहले जब हम लोग चैप्टर 4 पढ़े थे ना, तो वहाँ नेगेटिव स्लोप आ रहा था। नेगेटिव स्लोप आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे? नीचे, स्लोप नीचे जा रहा था। पर यहाँ पर देखो 1 बाई एन इज़ अ पॉजिटिव स्लोप। तो अब हम ये वाला लाइन कैसे खींचेंगे? जैसे ये पॉइंट है log k, तो अब ये जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये ग्राफ होगा, और ये इसका स्लोप क्या होगा? 1 बाई एन। दिस इज द स्लोप।
समझ में आ रहा है ना। वहाँ पर जब हम केमिकल काइनेटिक्स में ड्रॉ करते थे तो वहाँ पर स्लोप माइनस में होता था, तो स्लोप माइनस में होता था तो हम इस तरीके से लाइन खींचते थे, ठीक है। बट यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, स्लोप पॉजिटिव स्लोप है, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया है। तो ये आपकी बुक में भी ड्रॉ है ये, ठीक है। ये जो है दिस इज़ द लॉग के, ये पूरा क्या है, लॉग के इंटरसेक्शन है वाई एक्सिस के साथ, वो बता रहा है। दिस होल इज लॉग के और दिस इज द ग्राफ बिटवीन लॉग एक्स बाई एम और लॉग पी के बीच ये ग्राफ है, ठीक है। और स्लोप कितना है इसका, 1/n। सो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। कुछ नहीं है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हमको क्या पता चल रहा है, ये ग्राफ है, जब लो प्रेशर है तो क्या हो रहा है, x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो एक्सटेंट है एड्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। और हाई प्रेशर में देखो क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। पर जो इंटरमीडिएट रेंज है उसमें क्या फॉलो करता है, x/m इज इक्वल्स टू k p टू द पावर 1/n, ठीक है, वेर n इज ग्रेटर देन 0। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फ्रिडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं इसको। अब इसका हम लॉग ले सकते हैं, लॉग लेके हमने ये वाला फार्मूला हमको मिला, इस वाले फार्मूले को हमने y = mx + c से कंपेयर किया, तो y क्या हो गया, दिस होल टर्म इज y, दिस होल टर्म इज c। तो स्लोप्स, m क्या बताता है, स्लोप क्या है 1/n विच इज़ अ पॉजिटिव 1। c क्या बताता है, इंटरसेक्शन इन y एक्सिस, कि y एक्सिस में कितना इंटरसेक्शन है, तो ये दिस इज द इंटरसेक्शन। और यहाँ से हमको पॉजिटिव स्लोप है इसलिए ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ जाता। सो ये हमको ग्राफ मिल गया, ओके। अब ये जो 1/n की वैल्यू होती है इट कैन बी बिटवीन 0 to 1, ठीक है। n की वैल्यू तो है ग्रेटर देन 1, पर 1/n की जो वैल्यू है इट इज़ बिटवीन 0 to 1, ठीक है। अगर n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 है तो सोचो क्या होगा, n की वैल्यू 0 तो 1/0 इनफाइनाइट, ठीक है। पर n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 है तो हमको क्या मिलेगी कि k × p टू द पावर 1 मिलेगी, ठीक है। तो जनरली इसकी जो रेंज होती है 0.1 to 0.5 होती है, ओके। सो व्हेन 1/n इज इक्वल्स टू 0, अगर 1/n इक्वल्स टू 0 होगा तो हमको क्या मिलेगा, हाई प्रेशर के लिए मिलेगा। पर ये जो पूरा फ्रिडलिच का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है ना, हाई प्रेशर के लिए उतना ज़्यादा वैलिड नहीं है, इसलिए ये फेल हो गया। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका आइसोथर्म ज़्यादा फेमस है बट आपकी बुक में वो है नहीं, ठीक है। उनका नाम है लिंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जो आपकी बुक में है ही नहीं, हमको वो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दी फ्रिडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कि लो प्रेशर में क्या होता है, हाई प्रेशर में क्या होता है और इंटरमीडिएट रेंज में किस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर n जो है होल नंबर है, विच शुड बी ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने ये लॉग लेके बना, तो बहुत ऐसे टफ नहीं है, सिंपल इतनी ही बात है और कुछ भी नहीं है। अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, ठीक है। एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज मतलब अभी तक हम पढ़ रहे थे गैस का एड्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे सॉलिड पे, ठीक है, गैस का एड्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे सॉलिड पे। पर अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, सॉल्यूशन पे है, सॉल्यूशन का कैसे एड्जॉर्प्शन होगा, तो क्या होगा उसमें। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, ठीक है। हमारे पास जिसका एड्जॉर्बेट है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है CH3COH और वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैं उसमें क्या डाल रही हूँ, एक्टिवेटेड चारकोल डालूंगी, तो क्या होगा, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो क्या कर लेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, एसिटिक एसिड, इस एसिटिक एसिड को क्या करेगा, ये चारकोल जो है एड्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर एसिटिक एसिड को उसने एड्जॉर्ब कर लिया चारकोल ने, तो क्या उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो ओवरऑल इसकी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की कम हो जाएगी, है ना। कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, है ना। कंसंट्रेशन क्या होता है, अगर आपको याद नहीं होगा, वैसे तो आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन आप भूल जाते हो, है ना। जब लास्ट टाइम ओरल क्वेश्चन हुआ था मैंने बहुत ही बेसिक डेफिनेशन पूछा, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, यू पीपल नॉट एबल टू आंसर दैट ऑल्सो। तो कंसंट्रेशन तो बहुत दूर की बात है वो तो कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन
सॉल्यूशन, कि सॉल्यूट में कितना सॉल्यूशन मिला हुआ है, दैट इज द कंसेंट्रेशन। तो अब देखो सॉल्यूट का अमाउंट कम हो गया, क्यों कम हो गया? क्योंकि चारकोल ने उस सॉल्यूट को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अगर हमारा सॉल्यूट कम हो गया तो कंसेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूशन फेज में किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे यहाँ पर प्रेशर में फ़र्क पड़ रहा था, जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो किस पे फ़र्क पड़ेगा, कंसेंट्रेशन पे फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे एग्जांपल दिया मैंने, वाटर और एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, उसमें अगर मैं एक्टिवेटेड चारकोल डाल दूँ तो ये चारकोल क्या करेगा, एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे टोटल कंसेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है लिटमस सॉल्यूशन का। लिटमस सॉल्यूशन जैसे लिटमस पेपर होते हैं ना, वैसे ही लिटमस सॉल्यूशन भी आता है। अगर आप उस लिटमस सॉल्यूशन में चारकोल को डाल दें तो वो जो लिटमस सॉल्यूशन है ना, वो कलरलेस हो जाता है ना। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। तो वो जो सॉल्यूट है उसको वो चारकोल क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसी की वजह से ही कलर है सॉल्यूशन में, है ना। सॉल्यूट की वजह से ही कलर था लिटमस का, तो वो क्या हो गया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। एब्जॉर्ब करने से जो लिटमस सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, कलरलेस, है ना। अगर ब्लू है, सपोज हमारे पास ब्लू कलर का लिटमस सॉल्यूशन है, उसमें हमने चारकोल डाल दिया, तो वो जो ब्लू कलर है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, दिस चारकोल विल एब्जॉर्ब। तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन बचेगा वो कलरलेस हो जाएगा। सो क्लियर हुआ। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप अपनी बुक में देख लीजिए 5.1.5 है, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। आई एम रीडिंग इट। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑब्वियसली क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है मतलब क्या, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है। और किस पर डिपेंड करेगा, एड्जॉर्बेंट पे। अगर एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। जैसे इसी को मैंने बड़ा सा चारकोल है, उसको मैंने 2 कर दिया तो सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो एड्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एड्जॉर्बेंट के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, सॉल्यूट कम है तो एड्जॉर्प्शन कम होगा। ऑब्वियसली है ना। तो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, या सॉल्यूट का उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, उस पर भी एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। और किस पे डिपेंड करता है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम सेम यूज़ करेंगे, पर यहाँ पर हम गैस के केस में प्रेशर ले रहे थे, सॉल्यूशन के केस में हम क्या लेंगे, कंसंट्रेशन लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x/m = Kc⁴ वहाँ पर C क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये C क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हमारा फ्रिडलिच का इक्वेशन में हम क्या यूज़ करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करेंगे। कौन से केस में, जब हमारा सॉल्यूशन फेज में एड्जॉर्प्शन हो रहा हो। तो गैसियस फेज में हम क्या लेते हैं, प्रेशर, और सॉल्यूशन फेज में हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, समझ में आया। तो फ्रिडलिच का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म ईजी था, ये ऐसा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप खुद बुक से पढ़ेंगे ना, बहुत ईजी। आप खुद बुक भी रीड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है। तो पहला एग्जांपल ऐसा गैस मास्क में हम वो यूज़ करते हैं। आप देखोगे जो लोग माइंस में काम करते हैं ना, कोल माइंस या कोई भी गैस माइंस में काम करते हैं, तो वो लोग एक मास्क पहन के माइंस के अंदर जाते हैं। या जो फायरमैन होते हैं वो लोग भी देखना, जब आग बुझाने जाते हैं तो उसे मास्क पहन के जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है उस मास्क में, उस मास्क में ना एक्टिवेटेड चारकोल होता है, जो पॉइजनस गैसेस को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और ओनली ऑक्सीजन ही हमारे नोज तक पहुंच पाती है। तो गैस मास्क में एब्जॉर्प्शन का यूज़ है। ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, अगर आपको वैक्यूम क्रिएट करना है किसी टेस्ट ट्यूब या किसी भी कैबिन के अंदर आपको वैक्यूम क्रिएट करना है, तो हम क्या कर देंगे, उसमें एक्टिवेटेड चारकोल डाल देंगे। तो चारकोल क्या करता है, गैस को क्या करेगा, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ पर क्या बन जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ओके, मैं आपकी बुक से ही पढ़ रही हूँ, एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन आप अपनी बुक से देख के पढ़ सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है, इट इज़ अ कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल जो है ना, वो एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी जो है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तभी आपके अगर आप हैंडबैग लेने जाओगे, सूटकेस लेने जाओगे, तो उसमें सिलिका जेल की एक छोटी सी इस तरीके से पाउचेस होते हैं, उस पाउच में सिलिका जेल होता है जो क्या करता है, वहाँ पर मॉइस्चर नहीं आने देता, ताकि आपका जो बैग है, क्योंकि वो लेदर का बैग है, ख़राब हो सकता है ना, तो मॉइस्चर से ख़राब हो सकता है, इसलिए उसमें क्या करते हैं हम सिलिका जेल के पाउचेस डाल देते हैं, ताकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या रहे, ड्राई रहे। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। किसी सॉल्यूशन से कलरिंग मैटर को अगर हमको हटाना है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि लिटमस सॉल्यूशन से मुझे कलर हटाना है, तो मैं उसमें चारकोल डाल दी, तो जितना भी सॉल्यूट था वो इस चारकोल ने क्या किया, अपना एब्जॉर्ब कर लिया, तो मुझे कलरलेस लिक्विड मिल रहा है। ठीक है, सो अगर मुझे किसी कलरिंग मैटर को रिमूव करना है तो मैं उसको क्या करती हूँ, एड्जॉर्प्शन का यूज़ करते हैं। कैटालिसिस में होता है, इनर्ट गैस को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, डिजीज़ को क्योर करने में भी होता है। क्या होते हैं, कुछ जो एड्जॉर्बेंट होते हैं ना, वो जर्म्स को एड्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरीके से दे किल द जर्म्स। ओके, एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स होते हैं, क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस में इसका यूज़ होता है। तो एड्जॉर्प्शन का यूज़ बहुत जगह पे है। ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन है। तो यहाँ पर एड्जॉर्प्शन ख़त्म होता है। ओके, हम थोड़ा जल्दी फास्ट चलेंगे इस चैप्टर को, इस हफ्ते ही नहीं तो अगले मंडे ट्यूसडे तक हमको कंप्लीट करना ही है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस अभी हमको कवर करना बाकी है। तो आपको भी मेरे साथ जल्दी चलना पड़ेगा। रोज़ के रोज़ पढ़िए, आप लोग रेगुलर पढ़िए, एग्ज़ाम पास हैं, बहुत दूर नहीं है ना। अभी तक तो फिज़िकल केमिस्ट्री ख़त्म हो जानी चाहिए, ऑर्गेनिक भी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, बट अभी तो ना फिज़िकल ख़त्म हुई है ना ऑर्गेनिक। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो डाल सकूँ ताकि आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आपको भी मेरे साथ रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी कोर्स कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो होके ही रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जल्दी से दिसंबर तक हमको कोर्स कंप्लीट करना ही है, तो इसलिए मैं जल्दी थोड़ा चलूँगी। एक लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगी ताकि कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यू शुड बी रेगुलर, आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी है, तभी कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो बैकलॉग्स इतने हो जाएंगे कि आप पीछे का करो कि आगे का करो, आपको समझ में नहीं आएगा। तो यू शुड बी रेगुलर। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन कंप्लीट हुआ। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम कैटालिसिस करेंगे। ठीक, इस वीडियो में कोई डाउट हो तो लेट मी नो। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ और, आपको नोट्स खुद बनाने हैं। ठीक है, आप मॉडर्न ABC की बुक पढ़ो, आप ये वीडियो देखो, अपनी बुक लो और उससे एक अच्छा सा नोट्स बनाओ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें घुस जाए। अभी तक तो मैं नोट्स बना के दे रही थी, तो आप लोग कुछ नहीं, आँख बंद करके बस नोट्स जो है वो कॉपी कर रहे थे। तो अब ये इस चैप्टर का नोट्स आप खुद बनाइए, दोनों बुक को उठाइए और अच्छे से पूरा एग्ज़ाम में आएगा तो कैसे लिखना है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आ गया कि एक्सप्लेन द एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, तो कैसे लिखोगे उसको पूरा आप कॉपी में लिखो। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखो, तो इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। ओके, तो नोट्स खुद से बनाइए और पढ़िए। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।